पिछले 60 सालों से हमने आसमान की तरफ देखा है एक खोज के क्षेत्र के रूप में। साइंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, दुनिया को ऐसे जोड़ने के लिए जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी मॉडर्न लाइफ की बैकबोन है, चुपचाप हमारे सर के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये शांत फ्रंटियर एक नए बैटलफील्ड में बदल जाए? एक ऐसी जगह जहां एक देश की पावर कुछ मिनटों में ही बंद की जा सके। 27 मार्च 2019 को भारत के 1.3 बिलियन लोगों को बोला गया कि वो एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए स्टैंड बाय रहे। एक हिस्टोरिक ब्रॉडकास्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को एक ऐसा मैसेज दिया जो पूरी दुनिया में गूंज उठा। आज 27 मार्च, कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। भारत ने अभी एक ऐसे हथियार का सफल टेस्ट किया था जो स्पेस में जाके एक सैटेलाइट को मार सकता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस्ड और इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 और देशों के पास थी, यूनाइटेड स्टेट्स, रूस और चीन। इस ऑपरेशन का नाम था मिशन शक्ति, और ये एक ऐसा संकेत था कि 21वीं सदी के वॉरफेयर के रूल्स हमेशा के लिए बदल गए। मिशन शक्ति का असली मतलब समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। सैटेलाइट किलर्स यानी एंटी सैटेलाइट वेपन्स कोई नई चीज नहीं है। ये कोल्ड वॉर का एक पुराना भूत है। जैसे ही इंसान ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक ऑर्बिट में भेजा, सुपर पावर्स ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि इसे कैसे गिराया जा सके। उन्हें पता था कि जो भी स्पेस का हाई ग्राउंड कंट्रोल करेगा वो अर्थ पर एक अनबीटेबल एडवांटेज रख लेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल्ड ओरियन जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। 1959 में उन्होंने एक मिसाइल B-47 बॉम्बर से लॉन्च की जिसका टारगेट था अमेरिकन एक्सप्लोरर 6 सैटेलाइट। ये एक मॉक अटैक था जो अपने टारगेट से सिर्फ 6.4 किलोमीटर दूर से गुजर गया, जो कि काफी होता है अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। जी हाँ, आपने सही सुना। शुरू के प्लान्स में स्पेस में न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट करके एनिमी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का आइडिया था, जिससे एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट होता। सोवियत यूनियन का अपना प्रोग्राम था इस्ट्रिबिटेल स्पुटनिकोव यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ सैटेलाइट। उनका तरीका था ऑर्बिटल अटैक, किलर सैटेलाइट को टारगेट के ऑर्बिट में भेजना, 1-2 ऑर्बिट्स में उस तक पहुंचना और एक्सप्लोड करके एक डेडली श्रपनेल क्लाउड बनाना। 1968 में उन्होंने एक टारगेट सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करके ये सिस्टम टेस्ट किया। सालों तक ये टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज नहीं हुई, लेकिन 11 जनवरी 2007 को चीन ने दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने एक SC-19 मिसाइल लॉन्च करके अपने ही एक पुराने वेदर सैटेलाइट फेंगियन 1C को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो 865 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट में थी। टेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन इसने एक नाइटमेयर क्रिएट कर दिया। इस कोलिजन ने 40,000 से ज्यादा नए मलबे के टुकड़े बनाए जो 1 सेंटीमीटर से बड़े थे और हाइपरसोनिक स्पीड में घूम रहे थे। इस एक सिंगल इवेंट ने स्पेस में डेंजरस मलबे का लेवल काफी बढ़ा दिया, जो हर सैटेलाइट और यहां तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी थ्रेट था। अब यह खतरा सिर्फ थ्योरी नहीं रहा था। इसी बैकड्रॉप में DRDO ने मिशन शक्ति पर काम शुरू किया। 2017 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल सैंक्शन मिला, लेकिन इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स सालों से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का हिस्सा थे। 27 मार्च 2019, लोकेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा कोस्ट के पास। 13 मीटर टोल इंटरसेप्टर मिसाइल जिसका नाम था पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। टारगेट एक लाइव इंडियन सैटेलाइट माइक्रोसैट R, जो सिर्फ कुछ महीने पहले 300 किलोमीटर के लॉ अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की गई थी। आगे जो हुआ वो एक प्रिसिशन का कमाल था। DRDO के लिए ये सबसे कॉम्प्लेक्स मिशंस में से एक था। एक टारगेट जो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हो, उसको हिट करना, ये बुलेट से बुलेट को मारने के बराबर है। मिसाइल में बम नहीं था, ये ब्लास्ट के लिए नहीं था, ये काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी थी, एक कॉस्मिक कैनन बॉल जैसी। मिसाइल का थर्ड स्टेज, किल व्हीकल, सिर्फ अपने टारगेट से टकराने के लिए बना था, ताकि इंपैक्ट के फोर्स से ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सिर्फ 168 सेकेंड्स में, यानी 3 मिनट से भी कम, मिसाइल अपने टारगेट आल्टीट्यूड पर पहुंच गई। किल व्हीकल ने अपने गाइडेंस सिस्टम से माइक्रोसैट R को लॉक किया और फाइनल कोर्स करेक्शन किया। इंपैक्ट परफेक्ट था। DRDO ने कहा, मिसाइल ने सैटेलाइट को 10 सेंटीमीटर से कम के एरर मार्जिन के साथ हिट किया। एक लाइव सैटेलाइट हजारों किलोमीटर दूर स्पेस में न्यूट्रलाइज हो गई। उस पल में भारत दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल क्लब में आ गया। वाई उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना हाउ। तो सवाल यह है कि भारत ने यह टेस्ट क्यों किया?
एक ऐसा टेस्ट जो शुरू से कंट्रोवर्शियल होने वाला था। सरकारी जवाब जो पीएम मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बार बार दिया सिर्फ एक शब्द में था, डिटरेंस। भारत का स्पेस प्रोग्राम उसकी सुरक्षा, इकोनॉमी और सोसाइटी का बैकबोन है। शिप्स और एयरप्लेन्स के नेविगेशन से लेकर किसानों के लिए वेदर फोरकास्टिंग तक और आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्रिटिकल सर्विलांस तक भारत के 49 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स एक प्राइसलेस एसेट है। उन्हें ऐसे समय में अनडिफेंडेड छोड़ देना जब दूसरे देश उन्हें गिरा सकते हैं, एक रिस्क था जो सरकार लेना नहीं चाहती थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल FAQ में लिखा था, यह टेस्ट इसलिए किया गया ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि भारत के पास अपने स्पेस एसेट्स को सेफगार्ड करने की कैपेबिलिटी है। स्पेस में देश के इंटरेस्ट को डिफेंड करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस टेस्ट का एक दूसरा स्ट्रैटेजिक मैसेज भी था। जो टेक्नोलॉजी एक प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट में चल रहे सैटेलाइट को मार सकती है, वही टेक्नोलॉजी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को स्पेस में इंटरसेप्ट करने के लिए भी काम आ सकती है। मिशन शक्ति भले ही एक सैटेलाइट के लिए था, लेकिन यह भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मैच्योरिटी का एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था। यह टेस्ट किसी को धमकाने के लिए नहीं था। अपने एड्रेस में पीएम मोदी ने क्लियर कहा था, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आश्वासन देता हूं कि हमारी ये कैपेबिलिटी किसी के खिलाफ यूज नहीं होगी, यह सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए है। हम स्पेस में आर्म्स रेस के खिलाफ हैं। मकसद सिर्फ एक क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट करना था ताकि कोई भी एडवर्सरी भारत को अंधा और बहरा ना बना सके। जैसा एक्सपेक्ट था, इंटरनेशनल रिएक्शन तुरंत आया और वो एक ही इशू पर सेंटर था जो हर ASAT टेस्ट के साथ होता है, स्पेस डेब्री। क्रिटिक ने तुरंत वार्निंग दी। नासा के हेड जिम ब्राइडेनस्टाइन ने इसे टेरिबल थिंग कहा कि डेब्रिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को थ्रेटन कर सकता है। US डिफेंस सेक्रेटरी पैट्रिक शनाहान ने कहा, हम सब स्पेस में रहते हैं, इसे गंदा मत बनाओ। US मिलिट्री ने 250 से ज्यादा नए डेब्री पीसेस ट्रैक करने शुरू किए, लेकिन भारत ने यह पहले ही प्लान कर लिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि टेस्ट लो एल्टीट्यूड यानी 300 किलोमीटर से नीचे में किया गया था। इस हाइट पर एटमॉस्फेरिक ड्रैग काफी स्ट्रांग होता है और डेब्रीज कुछ हफ्तों में ही अर्थ पर गिर जाएंगे। ये डिलिबरेट था। चाइना के 2007 के हाई ऑर्बिट टेस्ट के कॉन्ट्रास्ट में डेटा ने आखिर में भारत को सही साबित किया। कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले वरी किया कि फ्रैगमेंट्स ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ज्यादातर डेब्री जल्दी डिके हो गए। जून 2022 तक माइक्रोसैट R का आखिरी ट्रैक डेब्री भी एटमॉस्फेयर में गिर गया और ऑर्बिट क्लीन हो गया। डेब्री के अलावा डिप्लोमैटिक रिएक्शंस ने स्पेस जियोपॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स चेहरा दिखाया। यूनाइटेड स्टेट्स ने कंसर्न दिखाया, लेकिन भारत के थ्रेट रीजनिंग को भी एक्सेप्ट किया और स्पेस सिक्योरिटी कोलैबोरेशन कंटिन्यू करने की बात कही। रशिया ने भी भारत की डिफेंसिव पोस्चर को एक्नॉलेज किया और इनवाइट किया कि भारत रशिया चाइना के एंटी वेपनाइजिंग स्पेस ट्रीटी प्रपोजल में ज्वाइन करे। चाइना ने कॉशियस रिस्पॉन्स दिया, कहकर कि वो उम्मीद करता है कंट्रीज आउटर स्पेस में शांति बनाए रखे। लेकिन चाइनीज स्टेट मीडिया ने वेस्ट पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्जाम लगाया, कहकर कि भारत को उन्होंने उतनी क्रिटिसिज्म नहीं दी जितनी 2007 में चाइना को दी गई थी। पाकिस्तान का रिएक्शन एक्सपेक्टेडली हार्श था। उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसी कैपेबिलिटीज का घमंड करना डॉन कीहोट के विंडमिल से लड़ने जैसा है, मतलब इमेजिनरी एनिमीज से लड़ना। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन और स्पेस मिलिटराइजेशन रोकने के लिए नए लॉज की डिमांड की। मिशन शक्ति एंड नहीं, एक बिगनिंग थी। इसने भारत को एक नए स्ट्रैटेजिक एरा में दाखिल कर दिया। टेस्ट के बाद भारत ने इस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए काफी स्टेप्स लिए। डिफेंस स्पेस एजेंसी क्रिएट हुई, जिसका काम है भारत के स्पेस इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। जुलाई 2019 में भारत ने पहला सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज किया, जिसका नाम था इन स्पेस EX, फ्यूचर थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO काइनेटिक किल व्हीकल्स से आगे बढ़कर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, को ऑर्बिटल वेपन्स और लेजर्स पर भी काम कर रहा है। यहां एक बड़ा और अनईजी क्वेश्चन उठता है, क्या स्पेस में आर्म्स रेस अब इनेविटेबल है? भारत कहता है इसका मकसद वॉर को रोकना है, शुरू करना नहीं। भारत 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी का हिस्सा है, जो ऑर्बिट में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने को बैन करता है। भारत ने UN के नो फर्स्ट प्लेसमेंट रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, लेकिन इसे एक इंटरिम स्टेप मानता है, ना कि फाइनल ट्रीटी। मिशन शक्ति भारत की साइंस और इंजीनियरिंग का एक महान उपलब्धि थी, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जो भारत को ग्लोबल स्ट्रैटेजी के हाई टेबल पर ले आया और आसमान में उसके वाइटल एसेट्स के लिए एक शील्ड दिया। लेकिन ये एक याद भी है कि स्पेस, जो कभी मैनकाइंड का कॉमन हेरिटेज था, अब अर्थली कॉन्फ्लिक्ट से फ्री नहीं है। ये टेक्नोलॉजी एक डबल एज सोर्ड है, नेशनल प्राइड का सोर्स और एक सीरियस वार्निंग।
ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये भी कि हम क्या खो सकते हैं। जब ह्यूमैनिटी एक नए स्पेस एक्सप्लोरेशन के युग में खड़ी है, मून और मार्स मिशंस के प्लान्स के साथ, चैलेंज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये एक विजडम का चैलेंज है। क्या दुनिया के देश फाइनल फ्रंटियर को शांति के लिए सिक्योर कर पाएंगे, या हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को साथ ले जाएंगे स्टार्स और उसके आगे तक? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बनिए वॉरडेस्क इंडिया कम्युनिटी का हिस्सा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।